नमस्ते सभी को, आत्मबंधन वेलकम। आज रेणु यादव जी हमारे बीच आई हुई हैं। वो हमें ज़ेन योगा के ज़ेन योगा के लिए रेणु यादव ज़ेन योगा इस तरह से जानी जाती है। ऐसे तो उनमें कई सारे गुण हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं, टीचिंग करती हैं। कई मोडालिटीज के इनके क्लासेस चलते हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स करने के लिए। एक्यूप्रेशर और भी कई सारी चीजें सिखाती हैं ये। तो आज हमें ये पी जी सहर की जो बुक है, योगा ज़ेन योगा के बारे में, उसका पहला सेशन हो चुका है हम इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमें ये आगे बताएंगी कि किस तरह अपने आप को हम समझें, जाने और इसके क्या फायदे हैं और किस तरह किया जा सकता है। डिटेल में तो यही बताएंगे। रेणु यादव जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जी हाँ, ये ज़ेन योगा का पहला सेशन हो चुका है। और आज मैं आपको ये नहीं बताने जाऊंगी कि ज़ेन योगा क्यों पढ़नी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूंगी। लेकिन आज जो मेरा मेन मोटो है ज़ेन योगा को बताने का या यहाँ आने का, वो सोए से जगाने का है। कि अभी हम लोग सोए हुए हैं, थोड़ा सा जाग जाएं, थोड़ा सा उठ जाएं। क्या होता है कि हम जो बुक पढ़ते हैं ना, बुक पढ़ने के बाद हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं और थोड़े टाइम तक हम उस एनर्जी में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वहां पर कुछ ऐसी चीजें करने को कहा जाती है जहां पर हमारा IES सेंटर में के बीच तालमेल नहीं होता है, तो क्या होता है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं। ऐसे ही ध्यान क्यों ना हो। तो ध्यान को समझने के लिए, ध्यान को जानने के लिए, और ये ज़ेन योगा उन लोगों के लिए जो वाकई सीरियस सीकर है, जो जानना चाहते हैं कि अध्यात्म है क्या, क्या है ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो उन लोगों के लिए ये ज़ेन योगा और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सिर्फ अंधविश्वास करके नहीं, अंधभक्त बनकर नहीं, कि जो जो इसमें कहा गया है हम वैसे वैसे करेंगे और हम अपने मन और आत्मा के बीच के जो गहरी खाई है उसे हम भर देंगे। नहीं, ये इस तरीके का नहीं है। अगर आप इसे करते भी हैं तो कुछ दिन में आप इसे छोड़ देंगे आप इसको। और यही मैं नहीं चाहती, यही इस बुक के ऑथर नहीं चाहते। क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी, पीजे सहर जी ने, वो इसलिए नहीं लिखी कि आप बस इसे पढ़ें और बस पढ़ने के बाद इसे बंद करके रख दें। उनका पूरा उद्देश्य ये है कि किस तरीके से ज़ेन योगा के अंदर जो भी लिखा गया है, सबसे पहले उसका जो सत्व है, उसका जो बेस है, उसको समझें। तो इसका बेस क्या है, उसके बारे में बात करूंगी। नहीं तो ये क्या होता है कि अगर हम ज़ेन योगा को पढ़ते हैं, समझते हैं और हम उसकी प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, या जो भी चीज उसमें लगी है कि खाना इस तरीके से खाएं, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे ब्रीदिंग लेनी चाहिए, हमारी किस तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, इस तरीके का अगर हम सुनते हैं तो हम कुछ दिनों के लिए फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो गुण हैं, जो सत्व गुण जिनके बारे में बताऊंगी, सत्व रजस और तमस गुण के बीच में तालमेल नहीं है, इन सेंटर्स के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि जो प्रैक्टिसेस है, इसके लिए आपको विश्वास करना होगा सबसे पहले अपने ऊपर। ये नींद से जगाने के लिए है आपको, जो गहरी नींद में सो रहे हैं, या अगर सो भी नहीं रहे हैं, जाग भी रहे हैं, तो बीच बीच में वो सो जाते हैं, उनके लिए भी ये है। इसके पीछे के विज्ञान को जानना है, साइंस को जानना है कि एक्चुअल में साइंस ऑफ माइंड है क्या, ये मन क्या है। जब तक हम मन को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसके सेक्शन 1 को जब तक नहीं जानेंगे, हम आगे के सेक्शंस को नहीं पहुंच सकते। और जब तक हम उन सेक्शंस पे नहीं पहुंचेंगे, अगर इसी ब्रेन के अंदर, कहते हैं ना, इसी मस्तिष्क के अंदर वो 4 हिस्सों में आत्मा और मन रहते हैं, तो उसको जानना है, उसे समझना है, तो हमें सबसे पहले इस साइंस को, इस विज्ञान को जानना होगा। इस चीज का जो इसका विज्ञान है, ये जो मन का विज्ञान है, ये ऋषि मुनि पहले से ही भली भांति इसको जानते थे। वो इसकी प्रैक्टिसेस करते थे, इसको जीते थे।
मेन ये जीवन जीने की कला है कि इस कला को, इस जीवन को किस तरीके से जिया जाए। जीवन हम सभी को मिला है, हम सभी जी रहे हैं। कोई हंस के जी रहा है, कोई रो के जी रहा है, कोई काट के जी रहा है, कोई आनंद में जी रहा है, मगर जी सब रहे हैं। लेकिन किस सुंदर तरीके से इस जीवन को जीना चाहिए वो नहीं हमें पता। जब स्पिरिचुअलिटी में हम आ जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, उस सिचुएशन के पीछे का कारण मैं ही हूं। लेकिन इसको भी कितनी जल्दी हम स्वीकार करें, इसको स्वीकार करना भी कोई मामूली बात नहीं है। और तब स्पेशली जब कि वो बाहर जो तूफान आए वो इतने फोर्स में आए कि वो हम ही को उड़ा के ले जाए, तब तो हम पूरे बिखर जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, इसके विज्ञान को जानने के लिए, मन को जानने के लिए हम लोगों को इस विज्ञान को, इस साइंस को, साइंस ऑफ माइंड को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं उसी चीज को लेकर आई हूँ। जेन योगा क्या करती है? जेन योगा करती है कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हो गए हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हम उस सिचुएशन को, जो भी हमारे सामने आ रही है, उसे सही से फेस नहीं कर पा रहे। अगर कर भी पा रहे हैं तो हम ड्युअलिटी में हैं, वो क्लियर पिक्चर नहीं है हमारे सामने। तो उस पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस जैन योगा को पढ़ के, समझ के, लेकिन उससे भी समझने से पहले जो मैं चीजें बताऊंगी उसको, वो बेस है, उसको अगर आपने क्लियर कर लिया, तो अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर साइकिल से चल रहे हैं तो आप बाइक से चलने लगेंगे, बाइक से चल रहे हैं तो कार से चलने लगेंगे, कार से चल रहे हैं तो प्लेन से चलेंगे, प्लेन से चल रहे हैं तो आप रॉकेट से चल, रॉकेट पे से जाकर उस आत्मन तक पहुंच जाएंगे। कहा जाता है अगर ये ब्रेन है और ब्रेन के अगर हिस्से किए जाएं, चार हिस्से किए जाएं, तो वो मन जो है वो इन चार हिस्सों में वास करता है। तो मन के, माइंड के 4 सेक्शंस हैं जो 7 सेंटर्स में डिवाइड हैं। तो 4 सेक्शंस मन के क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर ये हमारा जेन योगा के हिसाब से, जेन योगा कहती है हमारे ब्रेन के 4 हिस्से हैं, जो 4 सेक्शंस हैं ब्रेन के अंदर, मन के 4 सेक्शंस हैं जो 7 सेंटर्स में डिवाइड हैं। तो 4 सेक्शन क्या हो गया? हमारे ब्रेन के 4 सेक्शंस हो गए। पहला IESM, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। दूसरा हो गया इंट्यूशन सेंटर, ये भी सेक्शन 1 और 2 में, यानी इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इन दोनों को जब हम समझते हैं तब हम इसको क्लियर कर पाते हैं। तीसरा सेंटर है पैरामेंटल सेंटर, पैरामेंटल पैरामेंटल सेंटर। पैरामेंटल सेंटर क्या होता है? अतीन्द्रिय शक्तियां, जैसे हम बोलते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, ये वो वाला है। यानी कुछ ऐसी शक्तियां जो हमारे अंदर ही स्थित है, वो भी हमारे इसी ब्रेन के, इसी माइंड के एक हिस्से में आती है। और चौथा है ट्रांसजेंडेंटल सेंटर, ट्रांसजेंडेंटल सेंटर, इसे बोलते हैं आत्मन। ये मन है, ये आत्मा है, इसके बीच गहरी खाई है जिसे बोलते हैं हम CCS, क्रिटिकल सर्टन स्टेज। क्रिटिकल सर्टन स्टेज मतलब आपने अगर मन के पहला सेक्शन क्या है? IESM, इसको समझ लिया तो आप पहुंच जाएंगे आत्मन तक। लेकिन इसको समझने के बाद बीच की खाई है, उस खाई को पार करने के लिए कहते हैं ना कि जब शिष्य रेडी होता है, तैयार होता है, तो मास्टर खुद उसको लेने के लिए आते हैं, यानी खुद उन्हें पार करके जाते हैं। तो ये वो स्टेज है जहां पर हमारे गुरु हमको आते हैं लेने के लिए और उस रास्ते पर लेकर जाते हैं।
वहां तक पहुंचाते हैं, हमारे आत्मन तक, हमारे डिवाइन फ्रेगमेंट तक, परमात्मन तक, ईश्वर तक, या जिस भी रूप में हम उन्हें मानते हैं। तो ये वो सेंटर है। तो हमें काम किस पे करना है? इन पे करना है। चार सेंटर्स ये हो गए IESM, पांचवा सेंटर हो गया इंट्यूशन सेंटर, सिक्स सेंटर हो गया पैरामेंटल सेंटर, और सेवन सेंटर हो गया हमारा ट्रांसेंडेंटल सेंटर। तो यानी 4 सेक्शन हैं जो 7 सेंटर्स में डिवाइड हैं। तो हमें करना क्या है, ये ज़ेन योगा बताती है। और ज़ेन योगा किस पे आधारित है? पतंजलि योग सूत्र पर, भगवत गीता पर, और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पर। इन सब का मिश्रण करके हम पाते हैं कि ये ज़ेन योगा है। तो ज़ेन योगा ये सारी चीजें बताती है। ज़ेन योगा के अंदर प्रैक्टिसेस भी हैं। अगर आप इस चीज को पार करोगे, समझोगे, तो वो प्रैक्टिसेस भी आपकी हेल्प करेंगे। उन प्रैक्टिसेस की हेल्प के जरिए आप यहाँ तक आत्मन तक पहुंच सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको IESM सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है, इसी को समझना। तो IESM सेंटर क्या है? IES और M। I मतलब इंटेलेक्ट, इंटीग्रिटी, ये है I। E सेंटर है इमोटिविटी, इमोशंस का सेंटर, इमोशंस आते हैं यहां पर। S सेंटर मतलब सेंसो वाइटलिटी, यानी सेंस सेंटर, सेक्स सेंटर। और M यानी मोबिलिटी, इसको बोलेंगे मूवमेंट सेंटर, मूवमेंट। आम आदमी का ये चारों चीजें हैं। एक नॉर्मल जो इंसान है उसका है रेशो है 2, इमोशंस 4, सेक्स सेंटर 8, मोबिलिटी 2, 2 4 8 2, ये है एक नॉर्मल का। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें जानना है अपने आप को, अपने ऊपर काम करना है और उस स्थिति तक पहुंचना है जहां हम सभी को जाना है, उसी डिवाइन फ्रेगमेंट में मर्ज होना है, तो हमारा रेशो होना चाहिए 5 2 2 1। ये है एक एनलाइटन पर्सन का, जो उस स्थिति तक पहुंच चुका है, एनलाइटनमेंट की स्थिति तक पहुंच चुका है, उसका रेशो है 5 2 2 1। ज़ेन योगा या वेदांत की भाषा में आई सेंटर को बोला जाता है सत्व गुण, ई को बोला जाता है रजस गुण, एस को बोला जाता है तमस गुण, और एम है आपका मनस। इस तरीके से ये वेदांत की भाषा में इसको बोला गया है। हम इन्हीं चारों को समझेंगे, इन्हीं तीनों को मेन समझेंगे, क्योंकि एम सेंटर जो है, मूवमेंट सेंटर, वो 3 सेंटर में ये जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, वो रिएक्शन देता है हमारी फिजिकल बॉडी। वैसे ये काम करता है मूवमेंट सेंटर, वैसे ही हम मूवमेंट करते हैं। तो हमें काम किस पे करना है? IES पर। इसी पे पूरा विज्ञान, पूरे शास्त्र, हर चीज इसी पर ही टिकी हुई है। ये है इसका रहस्य, हर एक किताब का रहस्य यही है, IES। अगर जिसने IES को जान लिया, उसके लिए और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि IES को जानना ही सबसे बड़ी बात है। अब मैंने ये क्यों बोला और मैं ऐसे क्यों कह रही हूं, अब इसके पीछे के तथ्य को जानते हैं। दिमाग के 4 हिस्से हैं और लास्ट वाला हिस्सा हमारा आत्मन का है, यानी ब्रेन के, मस्तिष्क के 4 हिस्से बताए, एक हिस्से 4 हिस्से कर दिए गए। उसमें मन का जो लास्ट हिस्सा है वो है आपका आत्मन, आत्मा। अब मन को जानना है तो उसको इससे ऊपर उठना होगा। किससे ऊपर उठना होगा? अपने पहले सेक्शन से, IESM से। इससे जब हम ऊपर उठेंगे तभी आत्मा तक पहुंचेंगे, कि बीच में है खाई। ये है मन, यानी पहला सेक्शन, और ये है लास्ट सेक्शन आत्मन, इसके बीच में है खाई। हालांकि इस खाई के बाद 2-3 सेक्शन और हैं, इंट्यूशन सेंटर, पैरामेंटल सेंटर, और फिर आत्मन।
लेकिन IESM के बाद खाई है, यानी सबसे पहले आपको सेक्शन 1 IESM को समझना होगा। तो कैसे समझेंगे? ये जो पहला सेक्शन है, पहला सेंटर है, पहला गुण है जो है सत्व गुण। सत्व गुण की विशेषता क्या है? ये स्थिरता रहती है इसके अंदर। इसमें विचारों में हमारे जो थॉट्स हैं वो स्थिर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जब हमारे ये थॉट स्थिर होते हैं, स्पष्ट होता है, तब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, और तब हम कोई भी चीज यानी अज्ञान के पर्दे को दूर करता है ये आई सेंटर, इंटेलेक्ट सेंटर। ये एक ऐसी टॉर्च है जो चीजों को बड़ी टॉर्च कहते हैं ना, अंधेरा कमरा है, उस कमरे में अगर टॉर्च जला दो और टॉर्च जहां पर पड़े वो चीज हमें आसानी दिख जाएगी, साफ स्पष्ट दिखेगी। तो ये वो आई सेंटर है, वो सत्व गुण है जहां हमारे विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन अभी ऐसा क्या है, ये चीज हमारे अंदर नहीं है, ये हम ठीक से सोच नहीं पाते। कहते हैं ना, अगर ये जिसका आई सेंटर बढ़िया से काम करता है ना, वो व्यक्ति कभी भी कभी भी वो व्यक्ति अगर जिसका सही है तो वो हमेशा ऊपर ही उठा रहेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर विचारों में स्पष्टता नहीं है, चाहे इंसान कितना इंटेलिजेंट हो, कितना होशियार हो, कितना लॉजिकल उसका माइंड हो, वो फिर भी भीख मांग सकता है। मतलब कि वो कभी भी नीचे फर्श पर आ सकता है, अर्श से फर्श पर आ सकता है, अगर उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। तो विचारों को समझना बहुत जरूरी है। ये विचार क्या है? ये कोडेड इम्पल्स हैं जो ज़ेन योगा बड़ी प्यार से अच्छे ढंग से बताती है। हम जो अपने 5 सेंसेस के थ्रू भी जो भी देखते हैं, जो भी चीजों को लेते हैं, देखते हैं, वो इम्पल्सेस है, कोडेड इम्पल्सेस। क्योंकि हम अपने ही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें हैं या हमारे जो संस्कार है, जो भी चीजें, उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को ग्रहण करते हैं, तो ये कोडेड इम्पल्सेस हो जाती हैं। अब होता क्या है, यही जो थॉट्स हैं अगर इनमें स्पष्टता है तो हम बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, हम अपनी यात्रा को आराम से पहुंच उधर तक पहुंच जाएंगे, पूरी कर सकेंगे। लेकिन अगर ये हमारा आई सेंटर, जैसे मैंने कहा ना, जिसका आई सेंटर यानी जिसका रेशो 5 हो जाएगा, वो इंसान के गुलाम हमारे ई भी होंगे, इमोशंस भी होंगे, और हमारा एस सेंटर भी, सेंस सेंटर भी या सेक्स सेंटर भी होगा। लेकिन अभी क्या है, स्पष्ट विचारों में स्पष्टता ना होने के कारण आम इंसान की स्पष्टता नहीं है विचारों में, इसकी वजह से वो डगमगा जाता है, बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, बीमारों से घिर जाता है। तो ये हमारा आई सेंटर यानी सत्व गुणों को समझना जरूरी है। यानी कोई भी विचार आ रहा है, उस विचार को देखें, समझें कि विचार है कैसा। कोई विचार आया, उसको पकड़े, उस विचार को पकड़ के देखें कि वाकई ये मेरे लायक है कि नहीं, ये काम का है कि नहीं है, इसे मैं अपने अंदर रखूं कि ना रखूं। तो ये देखना जरूरी है। अब ये नहीं देख पा रहे हैं तो रेशो हो गया 2। अब चलते हैं दूसरे सेंटर की तरफ, वो है ई। ई यानी इमोटिविटी, यानी इमोशंस का सेंटर, भावनाओं का सेंटर। अब होता क्या है, विचार और भावना को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब विचार और भावना को हमने मिक्स कर दिया, जैसे दूध के अंदर पानी डाल दिया। यही तो हो रहा है। किसी ने कोई बात कही, एक विचार आया नेगेटिव, उसके साथ तुरंत भागता भागता इमोशन आया, और हम उसी के अंदर फंस गए। फिर वो इतनी जल्दी से निकलते नहीं जितनी जल्दी से हमें निकलना चाहिए, हम उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो विचार है वो हमें दिखाता है पिक्चर। थॉट, जब भी थॉट आई तो एक साथ में पिक्चर आएगी आएगी, ठीक है। लेकिन जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो अदृश्य होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं जब तक कि उन्हें लिखो ना। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं, यही सबसे बड़ी चूक करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो हम अपने फैसले से पछताते हैं। जो भी हमने फैसला लिया होता है, विचार लिए, विचार के साथ इमोशंस आ गए, झट से एक फैसला ले लिया। अब एस सेंटर क्या करता है, इसके बाद क्या होता है, इसके आगे की कहानी जानिए। अब जब भावनाएं आ जाती है तो इंसान की जो बुद्धि होती है, जो इसका इंटेलेक्ट होता है यानी आई सेंटर, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है।
अब उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो डलनेस पैदा करता है। अब जब डलनेस पैदा करी तो क्या होता है, इंसान सोया रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कभी वो नाखून चबाने लगेगा, कभी वो अपना सर खुजाने लगेगा, ऐसी एक्टिविटी जो वो अपने आप ही होने लगती है। वो इंसान को पता भी नहीं चलता कि मैं वैसे कर रहा हूँ। वो एडिक्शन, कोई ना कोई उसको एडिक्शन हो जाता है, कोई लत लग जाती है उसको। कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों को आपने घर में देखा होगा, बेवजह चिल्लाते रहते हैं, बेवजह शक करते रहते हैं, बेवजह गुस्सा होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एस सेंटर उनके कंट्रोल में नहीं है, ई सेंटर उनके कंट्रोल में नहीं है। ई और एस की बड़ी गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है कि वो आई को भी अपने साथ मिला लेता है, अपने साथ मिला लेता है। तो हमेशा हम 2 4 8 पे ही रहते हैं, और लास्ट में मूवमेंट सेंटर 2, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो मेरा जेन योगा को समझाने का मकसद है कि जेन योगा के अंदर जो प्रैक्टिसेस तो दी गई हैं, हम उसे पढ़ते भी, हम उसे करते भी, हम कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो इंसान जेन योगा को पढ़ेगा, 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा, अपने बॉडी को भी और अपने ब्रेन को भी, क्योंकि जुड़े हैं ना ब्रेन, यानी और ब्रेन और माइंड आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको सही से कंट्रोल कैसे करें, इन्हें समझे कैसे, वो हमें नहीं पता। अगर हम उसको समझ जाते हैं, अपने इन गुणों को समझ जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी, मन तो फट रहेगा ही रहेगा, हमारी बॉडी भी बड़ी बखूबी से काम करेगी। तो चाबी क्या है यहाँ, रहस्य क्या है? रहस्य, पहला रहस्य या पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला, सबसे पहला ये है कि अपने आई ई एस सेंटर को जानो, अपने सत्व, रजस और तमस को जानो। अगर आपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फिजिकल बॉडी को समझ लिया, तभी आप उस आत्मा तक पहुंच पाओगे, यानी उस खाई को क्रॉस करके दूसरी जगह पहुंच पाओगे। ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? मुझे क्योंकि ये ये हमारी ना IES जब आप बोलते हो ना, तो तब हमें लगता है कि ये शायद मेरी इतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो चैट अभी हमारी मेरे दिमाग में अभी भी खुल के नहीं आया, वो जो अभी आप समझा रहे थे। तो जी। IES जो आप बोल रहे हो कि विचार वो होने चाहिए, जैसे कि सटीक होने चाहिए या सही होने चाहिए। तो इस हम्म। ये जो जो आप नंबर या वो रैंकिंग दे रहे हैं, तो ये हमारी समझ में तो मतलब कम से कम 2 सेशन में तो नहीं आएगा शायद। नहीं, ये बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ भी आपको। आई अच्छा। मतलब इंटेलेक्ट, विचार, थॉट्स। आई मतलब विचार, जो हम सोचते हैं। ये कोई भी एक विचार, कोई भी एक विचार ले लीजिए अभी, कोई एक विचार आया आपका, ये आपका आई सेंटर है। अब जब तक उस विचार को आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं कि वाकई विचार, ये जो विचार आया। अच्छा, एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। सपोज मेरे घर के सामने या मेरे नेबर ने गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब उसने गाड़ी खरीदी और उसने आकर मुझे बताया कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। अब ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक विचार आएगा कि यार देखो, अभी तो इसके पास एक गाड़ी थी, इसने एक और गाड़ी खरीद ली। तो ये ईगो, ये जो विचार आया, एक विचार आया, इसे ली, उसके साथ में इमोशंस आगे, तुरंत तुरंत आगे। अब चाहे तो मैं उसकी बात सुन के अप्रिशिएट कर सकती थी, उसे कॉन्ग्रेट कर सकती थी ना, और बोल सकती थी अरे वाह बहुत अच्छा लिया, ये कर सकती थी मैं। लेकिन मैंने ये चीज नहीं की, क्योंकि मुझे पता, स्पष्टता थी मेरे विचारों में। मैं तो अपने ईगो में थी कि उसने, अच्छा ये बताने आया, ये मुझे जलाने आया है, ये बताने आया है देखो मैंने गाड़ी खरीद ली। अब देखो मेरी सोच किस पर डिपेंड करती है, हमारे आसपास के वातावरण पे, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या जो हमारे संस्कार होते हैं, उससे चली आती है ये थोड़ी थोड़ी करके। भले हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, अगर हम अच्छे उसमें आ गए हैं, अपने विचारों में स्पष्टता है, तो ये विचार नहीं आएंगे। और अगर विचारों में स्पष्टता नहीं है तो विचार आएगा। अब ये जो विचार है बड़ा कमजोर था, बड़ा ही कमजोर था, इतना कमजोर था, तो ई सेंटर यानी इमोशंस ने उसको अपने साथ ले लिया, और एस ने भी उसको अपने साथ बहा लिया। अब ये सोचना भर था कि सामने वाले के घर में गाड़ी आई है, तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से बोलूंगी यार उन्होंने गाड़ी खरीद ली, हमारी गाड़ी भी तो पुरानी हो रही है, चलो यार इसको भी ले लेते हैं। तो हस्बैंड बोलेंगे क्या जरूरत है, नहीं नहीं,
लेनी है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद के दिखानी है मुझे। अब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे विचारों में क्या था कि एक थॉट आया कि उसको गाड़ी लेनी, मुझे नीचा दिखा रहे, ईगो मेरे अंदर आया। और तीसरी चीज वो एस सेंटर, जो सेक्स सेंटर है, जो सेंसेस के थ्रू आया मेरे में, तो मैंने तो उसको कर डाला। अब मैं पछता रही हूँ, जरूरत नहीं थी गाड़ी की, 2 गाड़ी बेकार में ले ली। घर में इंसान कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ है, कितनी लेंगे? वाइफ कहीं जाती ही नहीं है, घर में ही रहती है, हस्बैंड कितनी गाड़ी लेगा? अब कहते हैं ना, आवेश में आकर उसने, उसका एक कहना था शब्द, और मैं आवेश में आ गई और मैंने उन चीजों को ले लिया। अब पछता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं थी गाड़ी की। तो आप समझ के, एक विचार आया, विचार के साथ भावनाएं आई, और भावनाओं के साथ हमारी बुद्धि को इतना कमजोर कर दिया उस विचार और भावना ने कि हम उसमें बह गए। यही है IES सेंटर, जी जी, अब क्लियर हो गया। थैंक यू, है ना? थैंक यू। तो हाँ ये है, तो ये हो गया IES सेंटर। यानी हमें हर वक्त, हर समय अपने विचारों को, अपने इमोशंस को और अपने बुद्धि को ध्यान में रखना है कि इन चीजों से, इन विचारों से मैं कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही हूँ। अगर कमजोर पड़ रही हूँ तो वापस दोबारा चेक करूं अपने विचारों को। तो ये चीज हो गई। अब इस चीज के बाद क्या आता है आपका, ये 3 जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जो मेन इसका रहस्य था। अब रजस गुण क्या करता है, यानी इमोशंस क्या करता है, हमें दौड़ाता है, और हम सब उसी में दौड़ रहे हैं। आप माने ना माने, हर एक इंसान दौड़ रहा है, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी हम दौड़ रहे हैं। एक दो चीज को छोड़ के बाकी चीजों में हम वाकई अभी दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं बस। तो रजस गुण क्या करता है, यानी जो इमोशंस हैं, इमोटिविटी का जो सेंटर बताया है, वो हमें दौड़ाता है, दौड़ते रहते हैं, हम दौड़ते रहते हैं। और जो हमारा तमस गुण है, वो यानी जो हमारा सेंस सेंटर है, या सेंस ऑफ वाइटैलिटी है, या सेक्स सेंटर है, वो हमें कमजोर बनाता है। यही तो हमारे साथ हो रहा है। अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो के बीच में जाके रह रहे हैं। हमारे इमोशंस और हमारी बुद्धि कमजोर होती जा रही है, जिससे की वजह से, बुद्धि के कमजोर होने की वजह से बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे रही है। क्योंकि प्रॉब्लम है साइकोसोमैटिक, यानी एक नेगेटिव थॉट आया, उसके साथ तुरंत भावनाएं आई, इमोशंस आए, उन इमोशंस के साथ उन दोनों ने मिलकर हमारी बॉडी को कर दिया डल, कमजोर। तो अब हमें क्या करना है, इससे मैं क्या बताना चाह रही हूं इसके अंदर, इसके अंदर मैं ये बताना चाह रही हूं कि अगर हम अपने रजस और तमस, अपने इमोटिविटी और अपने सेंस ऑफ वाइटैलिटी, इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, तो हम अपने सत्व गुण, इंटेलेक्ट को पार कर जाएंगे, इंटेलेक्ट पे पहुंच जाएंगे। अपने इमोशंस और अपने सेक्स सेंटर को, अपने सेंसेस को, यानी जब हम काबू में कर लेंगे, जब हम इन दोनों को समझ लेंगे, अपने हमारे हाथों में ये होंगे, तो हमारी बुद्धि बड़ा विवेक, बड़ी स्पष्ट होगी, बड़ी स्थिरता होगी उसमें। अब अगर यही बात मेरी रेशो 5:1 होता, तो सामने किसी ने गाड़ी खरीदी, वो मुझे आकर बोलता, मैं बड़े प्यार से उसे बिठाती, उसे कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स करती, और मैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ना, और कोई भी विचार मेरे अंदर नहीं आता नेगेटिव। ना मैं उसको बोलती कि, ना मेरे अंदर, या मैं ना घर में चर्चा करती इसकी, बल्कि घर में भी मैं ये हस्बैंड को ही बोलती कि देखो हमारे पड़ोसी ने कितनी अच्छी गाड़ी खरीदी है, तो चलो हमें मिलके जाकर उनको बधाई देकर आनी चाहिए, है ना। अब यहाँ कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसे विचारों में स्पष्टता होती, तो ना मेरे इमोशंस मेरे उसमें होते, ना मेरा एस सेंटर होता, ना कुछ प्रॉब्लम होती, सब अच्छा होता। लेकिन यही चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में हिला डालती हैं। ये खाली एक मैंने बात कही, अगर आप कोई भी चीज को ले, जो कोई भी चीज, मेड को ले लो, या घर में बच्चों के साथ ले लो तनाव, या हस्बैंड के साथ ले लो, बड़े बुजुर्गों के साथ ले लो, पहली चीज आती है ईगो हमारा, वो हर्ट होता है। और ईगो के हर्ट होने से भी पहले एक छोटी सी एक चीज आकर निकल जाती है हमारे रास्ते से, वो है हमारी थॉट, वो होता है विचार। बिना सोचे समझे एक विचार का आना, और जैसे विचार आया, वो विचार इतना कमजोर था कि इमोशंस बोली आ जाओ, और एस सेंटर भी बोला हाँ हाँ आ जाता हूँ। तो वो तीनों मिलके उसको इस तरीके से, क्योंकि वो पहले से कमजोर था, वो तीनों मिलके ऐसे दबा दिए कि बॉडी के पास कुछ बचा ही नहीं, दिमाग बुद्धि काम ही नहीं करी, बुद्धि काम नहीं करी, तो हमने उसी चीज को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिया।
बताना शुरू कर दिया, दोहराना शुरू कर दिया। अगर हम किसी को नहीं भी दोहरा रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, तो हम अंदर ही मन में ही उन चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं। एक ने हमें कुछ बुरा कहा तो बार बार मैं बोल रही हूँ उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने कहा ऐसा, और ऐसे कर करके हम या तो रोने वाले गाने चला लेते हैं, कुछ ऐसे चलाते हैं कि हम उसी के अंदर रहें, उन्हीं सेंटर्स के अंदर रहें। वो चाहता नहीं कि सेंटर से बाहर निकले, ना इमोशंस चाहेंगे ना एस सेंटर चाहेगा। वो चाहेगा कि ये लोग इसी के अंदर घुसे रहे, इसी में ही ये रहे। तो उसने हमको अपना गुलाम बना दिया है। तो यहाँ एक रहस्य की दूसरी चाबी क्या है कि आप इन दोनों को बैलेंस करो तो आप सत्य तक पहुंच जाओगे, सत्य गुण तक पहुंच जाओगे। और उसके बाद भी कहते हैं अगर हमने इन 3 गुणों को बैलेंस कर लिया तो आगे हमारी समझ पैदा होगी, समझ विकसित होगी, यानी हमारे अंदर समझदारी बढ़ेगी। जब समझदारी बढ़ जाएगी तब ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो प्रैक्टिस दे रखी है कि आपको खाना किस टाइम पे खाना है, सोना किस टाइम पे है, आपको सांस कैसे लेनी है, तो अपने आप से करने लगेंगे ना हम। यहाँ हमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। यहाँ हम खुद ही समझदार हो गए कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। एक्चुअल में हमें भी पता नहीं होता, जो जो कहता है ना, हमको उसकी बातें अच्छी लगती हैं, वो हमारे मन को लुभाती है। दोबारा से यहाँ पर हमारा ई और एस सेंटर क्या करता है, वो आई को अपने साथ रखता है। हमारे अंदर क्वेश्चन नहीं जागते हैं, प्रश्न नहीं उठते हैं। अगर हमारे अंदर प्रश्न उठे तो यानी हमारे मन के अंदर जो हमारा सत्व गुण है वो एक्टिव है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को यही कहते हैं कि अगर मेरे रजस और तमस गुण से जो इंसान ऊपर उठता है वो सत्व तक पहुंच जाता है, लेकिन मकसद सत्व तक नहीं पहुंचना है, सत्व से ऊपर तक जाना है, यानी आत्मन तक पहुंचना है। तो हमें वहीं पर रुक नहीं जाना, यानी IESM सेंटर को समझकर हमने उस खाई को पार करके हमें अपने इंट्यूशन सेंटर, अपने इंट्यूशन का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। जब हम अपने इंट्यूशन का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां हमको प्राप्त होंगी, हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, हम एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे, हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं। अब जब ये चीजें हमारे पास आ गई और इन चीजों में भी हम दोबारा से ISM सेंटर को नहीं लेकर आते, मतलब उलझते नहीं है, विचारों में नहीं उलझते, स्पष्टता रहती है, तो हम आत्मन तक पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि तब हम शून्य की स्थिति में होते हैं, यानी हम उन विचारों से भी ऊपर उठ चुके होते हैं। ये बुक थोड़ी सी जेन योगा, ये जो बुक है ये अपने में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बोलूंगी मैं इसको, और इसके अंदर नहीं आप देख। मैम, नहीं मैम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपने सही मतलब आप जैसे समझा रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल जिस जब दिया ना, ऐसे तो थोड़े जी थोड़े जी समझ में आ गए थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बिल्कुल जी भी जी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आप बहुत अच्छे से समझा रही हैं। जी। तो इसके अंदर की जो ये रेशो वगैरह दिए गए हैं, जो डिजिट्स दे रखे हैं ना, उसकी वजह से लग सकता है कि हाँ ये क्या है, क्योंकि इसकी जो थोड़ी इंग्लिश है ना, उसके लिए मैंने कहा था डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स किए गए हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे 2014 से मेरे पास आई है, मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है ये बुक की। मतलब मैं, एक होता है एक नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज में समझना, ये सिंपल नहीं है, उस पर वो भी उनके लिए साफ लिखा गया है, उनके लिए जो वाकई सीरियस है, वो वाकई अपने आत्मन को जानना चाहते हैं। तब वो क्या करेंगे, अगर इस चीज को समझ गए, बेस था मेरा मतलब। आज ये नहीं था कि मैं ज़ेन योगा को पढ़ाऊंगी बताऊंगी, कभी जरूर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इसके एक एक चैप्टर को क्लियर करूंगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है ना अनुराधा जी, कि बुक वाकई स्पिरिचुअल टैबलेट में आने लायक है। इसके अंदर एक एक टैबलेट लगाई जा सकती है, क्योंकि ये मेरे इतने करीब है दिल की। और क्योंकि ध्यान नहीं लगता था, मैं सुनती थी कि लोग कहते थे ध्यान नहीं लग रहा, मैंने कहा ये और भी बुक्स होंगी, अब तो बहुत सारी बुक्स आ गई ना, लेकिन उस समय तो मेरे लिए ज़ेन योगा ही थी। zen मतलब ध्यान, योग मतलब योग। तो ध्यान तक, उस स्थिति तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस दे रखी है। और इस प्रैक्टिसेस में भी तावरिया जी का नाम आया हुआ है, जो इन्होंने लिखा है उसके अंदर, तो पहला नाम है तावरिया जी। तो तावरिया जी को भी मैंने खोजने की कोशिश करी कि क्यों है, तब उनकी बुक मुझे मिली इनर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन के अंदर ये सारी चीजें थी, वही ISM सेंटर, वही एक चीज, यही चीजें उन्होंने बड़ी बखूबी से और अच्छे से बताई है। कहते हैं कि हर समय इंसान अंतर्द्वंद की स्थिति में रहता है। अंतर्द्वंद मतलब इन्हीं में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, और अपनी इच्छा और विचार और भावनाओं के बीच के अंदर जो हमारा जो शरीर है ना,
वो जब काम नहीं करता, बुद्धि जब काम, मन सोया रहता है, तो ये चीजें आती हैं। यानी विचार, भावनाएं और मन का सोना। जब तक इसे जगाया नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके अंदर तो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, जिसमें हर एक चीज उन्होंने बताई है किस किस तरीके से काम करते हैं, एक एक चीज को उन्होंने बताया है। जैसे मैंने आपको थॉट का ही बताया ना, कि थॉट्स कैसे आती हैं, कैसे बोलते हैं, टक करके अंदर गया विचार, वो कैसे गया, उसके अंदर बहुत अच्छे से इसमें बताया गया। तो कहने का मतलब एक एक चैप्टर अपने में बहुत बड़ा मोती लिए हुए है, हीरा लिए हुए है। लेकिन उसके लिए पहले ये बेस क्लियर होना पड़ेगा। जब तक आप आईएसएम को नहीं समझोगे, और आईएएस को समझने में तो लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते ना, अपने विचारों से बाहर नहीं निकल पाते। देखो, घर शांत है, कोई नहीं है, हम बड़े शांत हैं, है ना, हमारे अंदर कुछ नहीं है। अभी इसी घर में 10 लोग आके रह जाएं, तब आप अपने मन की स्थिति बताना मुझे, वो हिला देगा। तब आप कहेंगे कि अपना आईएसएम सेंटर कहाँ है भैया, ढूंढो उसको। इसलिए हर समय आईएसएम सेंटर में इंसान को लगे रहना चाहिए कि अरे अच्छा, आई तुम ठीक हो, ई तुम ठीक हो। मतलब कोई भी विचार आ रहा है, भावना आ रही है, उसको तुरंत पकड़ो, देखो, समझो और लिख डालो। तो यही मेरा आज मेन था कि ज़ेन योगा का मेन सत्व क्या है। वो सत्व यही था, यही रहस्य था कि अपने आईईएसएम सेंटर को जानिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुराधा जी। थैंक यू और मैम। शायद कुछ ही लोगों को ये सुनना था, बाकी शायद यूट्यूब में सुनेंगे। लेकिन ये आपने ये जो बात कही ना आज, जो मेरी मतलब मैं बीच में इंटरप्ट हुई क्या, सॉरी, पर मुझे ये लगा कि ये किताब जो कह रही है कि ध्यान तो आप शायद घंटा करें, 20 मिनट करें, 3 घंटा करें, लेकिन ये जो कह रही है ये किताब, ये कह रही है कि हम हमेशा ध्यान में रहें। मैंने ये सुना है इसमें। माइंडफुलनेस में रहें, हाँ जी, यही है। जब हम उसमें आ जाते हैं तब हमें ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपने पत्री सर को ले लीजिए ना आप, हम्म, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ठीक ठीक। वो तभी हमेशा शायद, माइंडफुलनेस में रहते रहते हैं। हाँ। तभी आप कह रहे हैं कि इसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट में लगा सकते हैं। और जो मेरी समझ में आया, जैसे प्रवीणा मैम भी कई बार कह रही थी कि हम कहीं कहीं पर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, वो हमारी समझ में वो ब्लैक, वो एक जैसे ब्लैक बॉक्स की तरह हो जाता है कि ये इसी तरह से हो सकता है। मतलब हम्म। कि अभी हम कुछ एक बस एग्जाम्पल की तरह एक ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। तो अब हमने जब लिया था वो काम, तो ऐसा लगा था कि तुरंत तुरंत हो जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे हाँ हाँ हाँ। ऐसी एजम्पशन थी। तो ये जो जी। हम अजम्पशन बनाते कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, उसको एक किस्म से समझ मतलब एक किस्म से देखने की, जब हम सांस देखते हैं तो सांस को देखते हैं, उसी तरह जो हम भावनाएं आती हैं कि अ, ये काम तो सरलता से होना चाहिए था, ऐसे मैंने अनुमान लगा रखा था, लेकिन अब ये कठिनाई से हो रहा है, समय लग रहा है, ये ऐसे नहीं हो पा रहा। तो इस बात से किस बात की खिन्नता हो रही है, यानी कि मैंने पूर्व अनुमान लगा दिया था। हाँ, तो हम पहले, और अब ये भी हमारी आदत में शुमार है, ये भी हाँ हमारी आदत में शुमार, क्योंकि हम बिना सोचे समझे हाँ हर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया करते हैं, हाँ। देते हैं। हमारी आदत है क्रिया पे प्रतिक्रिया करना, हर क्रिया पर। तो वो अंतर्द्वंद, एक शब्द आपने, वाक्य आपने हाँ, कहा कि हम अंतर्पण। हमारे हमेशा अंतर्द्वंद में रहते हैं। अगर वो हम अर्जुन की तरह बहने लगे कि अब लड़ाई करनी है तो लड़ाई करनी है, लेकिन हमारे, अरे मैंने तो ये सोचा था कि आधे घंटे में हो जाएगा, लग रहा है 6 घंटे, अरे मैंने तो ये सोचा था ये ऐसे हो जाएगा, तो वो जब अरे ऐसे हो जाएगा, वो वाली बात को हमें पकड़ना है। ये मतलब मेरी समझ में ये आया। हाँ, ये कोई भी विचार चल रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वो क्यों आया ये हम्म, मैंने ऐसा क्यों बोला, ये इसलिए बोला कि मुझे लगा ये काम हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या सोच के बोला कि ये काम हो जाएगा। मतलब उसका डायसेक्शन करना, उससे भी छोटे छोटे लास्ट में जाकर देखना कि क्या ऐसी बात थी जो मेरे ये अंदर ये विचार उठा। तो आप सोचो कितने माइंडफुलनेस में आप रहे, आप उसी एक विचार पर रहे, उसने आपने फिर उसके अंदर को रेदा कि मुझे ये, मैंने कोई काम मेरे को मिला था, मैंने ऐसा क्यों बोला। फिर आप और आगे घुसे, फिर आप और आगे गए, और कोई विचार नहीं आ रहा, आस में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि आप पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हो कि विचार मेरे अंदर आया तो क्यों आया।
तो इसका उदाहरण जैसे हम ऑफिस में काम में होता है, तो जितना वो एक्सपीरियंस्ड या सीनियर पर्सन होता है, वो मीटिंग्स में कम बोलते हैं, मतलब अक्सर, है ना, कि वो ज्यादा राइट। लोगों की बात सुनते हैं, क्या पॉइंट डिस्कस हो रहा है वो कहते हैं। फिर कभी कभी अगर उनकी बिल्कुल भी समझ ना आए, तो वो ये कहते हैं कि लेट्स थिंक ओवर इट एंड देन टुमारो मेक अनदर डिसीजन। हाँ, मतलब तुरंत कि तुरंत नहीं तुरंत बोलते हैं। तुरंत हम किसी पर निर्णय नहीं ले सकते हैं किसी नहीं चीज लेते, का। नहीं और लेते वो हैं। एक शब्द बहुत कभी आपने सुना होगा, जैसे लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई, हाँ। हाँ। लेट्स ट्राई। जैसे हाँ। कि कल ही मैंने आपसे कहा कि सेशन लेंगे, आपने बोला जी। तो वो आप बह गए उसमें, चीज में बह गए। मैंने भी इतनी सारी प्रमोशन नहीं की शायद, जो भी है, तो बह गए। तो लेकिन अ, जब हम कहीं पर रुक जाते हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं, करूं कि नहीं करूं, करूं तो फिर कौन ऐसे बोलेगा, तो ये वाली चीज को देखना है अपने में हर जगह पे। पॉज लेना है, पॉज लेना है। जब हम पॉज। इस चीज में आ जाते हैं तो पॉज लेना है। जैसे कहा ना, अभी कम बोलते हैं, वो कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनका, तो उनको पता है ये चीजें तो आएंगी, तो बैठ के सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद भी उन चीजों को लेते हैं। जो मेन चीज है वो उसी को ले लेते हैं बस। वो उनको पता है ये काम की चीज है। अब कहीं चीज समझ नहीं आ रही तो वो बोलते हैं कल देखेंगे या बाद में बताते हैं। अब उन्होंने वो चीज ले ली है, दूसरे किसी को नहीं पता ये चीज की वो ले चुके हैं। अब वो दो चार लोगों से और डिस्कस करेंगे जो मेन मेन होते हैं। उसके बाद जो अपने समझे होंगे, क्योंकि इस बीच उन्होंने टाइम ले लिया, तो उस पे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये टाइम होता है रात का। ज्यादातर लोग जितने भी फेमस हुए हैं या उच्च उच्च ओहदे पर पहुंचे हैं, उनके दो समय होते हैं, एक रात का और एक सुबह का। ऐसे टाइम पे वो शांत होकर उस चीज को करते हैं, तभी वो उनका बिजनेस या कोई भी चीज अच्छे से फलीभूत होती है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, इस चीज को जानना। जैसे अब आपने मेरे से पूछा कि आप लेंगे, मुझे पता था आज मैं फ्री हूं, तो मैंने झट से लिख दिया जी। लेकिन अगर मैं अंतर्द्वंद की स्थिति में होती, मैं आपसे जी लिख लेती और आज सुबह मैं आपको बोलती अनुराधा जी आज तो मुझे करना था, तो वो मेरा होता गलत डिसीजन कि मैंने बिना सोचे समझे जाने, ये भी तो कह सकती थी मैं आपको सुबह तक बताती हूँ या मेरे को टाइम दीजिए मैं आपको रात तक बताती हूँ। तो वो होता कि मैंने समझा, यानी अपने आईएसएम सेंटर पर काम किया। लेकिन अगर हाँ बोल के, वो बात दूसरी है कि कभी कहते हैं ना कि कोई ऐसी अचानक सिचुएशन आ जाए, तो वो बात दूसरी है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कहता है तो इसका मतलब उसके आईएसएम सेंटर पे अपना कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहले उसको देखना है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, मुस्कुरा दीजिए। मतलब मैं ये कहती हूँ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कुराने में थोड़ा सा उसके बीच में मुस्कुराहट सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी समय मिल जाएगा कि आगे क्या कहना है। जी, मैं पॉज हाँ, ले लीजिए। मैं पॉज लूंगी। और पद्मा जी और मधुलिन, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, रेणु जी ने आप बहुत बढ़िया एक विषय यहाँ पर लाई हैं, तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ। अगर पूछना चाहें तो। हाँ। थैंक यू रेनू मैम। आपको थैंक तो यू। सुनना मैं हमेशा पसंद करती हूँ। आप तो मेरे फेवरेट हो। और आपका स्माइल और आपको देख के ही मेरा अरे दिन ही थैंक यू। होता है। थैंक यू मैम, एक अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट भावना आपने। में बह गए, खुशी हुई, आपने मेरी तारीफ करी, मैं खुश हो गई। आप समझ रहे हैं, ये भी भावनाओं में बह गई मैं। अगर मैं यहाँ हल्का सा बोलती ना थैंक यू, नहीं ठीक थी नहीं मैं। मैम, अंदर से आ रहा है ना, इसलिए आप फील कर पा रहे होगे। मैं तो झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, सच नहीं बात सही है बोले। वही बोल रही हूँ। और जी मैम नहीं, ये आप बहुत ही सही अच्छा कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट है, आज हमें पता चला यहाँ से कि हमें अपने आप को कैसे चेंज करना है। वो जो रेशियो बताया आपने, 2:4:8:2, ऐसे हमको 5:2:2:2:1 में आना है। लेकिन वो कैसे जी कर जी। पाएंगे हम? तो शुरुआत तो हम प्रैक्टिस पे। विचार से करेंगे। हाँ, कोई भी विचार आए, कोई भी भावनाएं आ रहे, आप देखिए सारा दिन कौन से इमोशंस में है, फियर के हैं, है ना, ईगो के हैं, या एंगर के में है, बहुत सारे इमोशंस है। कि आपको किस छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, या आप डर जाते हैं, या आप एकदम रिएक्ट करने लगते हैं, तो अपने आप का ही इंट्रोस्पेक्शन करना है। यही है आई सेंटर, जो इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है अपना, बिना किसी को कुछ बोले, और लिख डालिए ओके अपना। मैम।
जो भी लगता है कि हाँ मैं इसमें ज्यादा रहती हूँ, मुझे परेशानी होती है, तुरंत एक कॉपी पेन लीजिए, लिखिए। जैसे आप लिखेंगे वो विजिबल हो जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी अगर मैं कभी गुस्सा कर लेती हूँ या कुछ गलत कर लेती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैंने यहाँ कर लिया गलती, नहीं करना हम्म। चाहिए था। तो उसे इमीडिएटली मुझे लिखना है या सुधारना है, ये क्या लिखना भी है, करूं और मैं आप एस उस सेंटर में चले गए ना, क्योंकि करके पछता रहे हो, जो करके पछताए वो एस सेंटर। तो यानी आपका आईईएस सेंटर में सही से तालमेल नहीं है। आप झट से लिख डालिए, लिखने के बाद आपको समझ में आएगा मैंने कहाँ गलती करी। क्योंकि जब आप दोबारा या तीसरी बार गलती करोगे, तो आप तीसरी बार गलती करने से पहले आप समझ जाओगे, और दूसरी बार हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। समय लगेगा। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। और भी आगे जानना है, ये बहुत ही अच्छी जी किताब है। जी जी, थैंक थैंक यू यू थैंक यू। सो अ, मच। पद्मा जी, आप कुछ नहीं तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिन, पद्मा जी या जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। और रेणु जी, एज यूजुअल आप, हाँ पद्मा मैम प्लीज। नहीं रेनू मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू मधुलिन। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, आपने बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझाया। और ये हम शायद किसी और समय में किसी और टीचर से किसी और बुक में पढ़ते, लेकिन जब हम किसी से सुनते हैं, उसको रोज रोज जब सुनते हैं, चाहे हम किसी किताब में सुने या स्पिरिचुअल टैबलेट की क्लास में सुने, तो वो एक किस्म से हमारी रोज की ही प्रैक्टिस बन जाती है। आज डायरी अगर मैं लिखती हूँ, लेकिन डायरी को इस तरह से लिखूंगी कि आज मुख्यतः किस बात पे मैं मतलब आगे बढ़ना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, वो वाली बात को आज, जैसे कि मेरा मुख्य टेक अवे ये है कि अपने विचारों को भी ध्यान, उस पर भी ध्यान हमेशा रहे, हमेशा उस रहे। पर ही ध्यान रहे। उस पर ही ध्यान उस रहे। पर ही ध्यान रहे, क्योंकि पहली चीज है आए। हमारे विचार। वो ही और मेन चीज है। हाँ, और रिग्रेट और गिल्ट वाली चीज पे रुक जाते हैं, तो वो खाई है, वो जो आप बोल रहे थे ना, उस खाई में चले जाते हैं, वो खाई। नहीं हाँ, नहीं, वो खाई दिखाई है कि आप आईएसएम सेंटर को पार करके ही, उस खाई को पार करके ही आप दूसरे अच्छा सेंटर्स पे अच्छा। जा सकते हैं। वो खाई इस तरीके से वी शेप में है। तो आपको हम्म पहले आईएसएम सेंटर करना है। आईएसएम हम्म सेंटर का जो खाई है ना, खाई के पार उस तरफ ले जाने के लिए गुरु खुद आएंगे। लेकिन गुरु हम्म तब आएंगे जब आईएसएम यानी आपके अंदर स्थिरता रहेगी, स्पष्टता रहेगी, हम्म, और विचारों में शून्यता। मतलब हर किसी के, ये आप कह लीजिए यूनिवर्सल लव जब आपके अंदर पूरी तरीके से हो जाएगा, ये आईएसएम सेंटर यानी यूनिवर्सल लव। पहले की सारी चीजें जाने दीजिए। जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, ये सार्वभौमिक प्यार जब आपके अंदर जागृत होगा, तो गुरु खुद आएंगे आपको लेने के लिए, और उस खाई से आपका हाथ पकड़ के आपको पार करा देंगे। फिर आप जी आएंगे जी। दूसरे सेंटर्स में। तो खाई का नहीं, दूसरा शब्द ले लेते हैं कि वो हमारी ब्लॉक बन जाती है, हम वो उसमें ब्लॉक अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। हाँ, हाँ। और उन्हीं अटकाव को फिर या तो बीमारी का रूप लेती है, या जैसे हम अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल या हैप्पीनेस को रोकती है। रोकती हैप्पी है, आत्मज्ञान को पाने से रोकती है, अपने आप रोकती को है, जानने से रोकती है। रोकती है। हाँ। हाँ। तो अपने आप को जानना, हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, हम कहते हैं हम दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम्म पीजीज आपने सुना है, स्पिरिचुअल टैबलेट में कहते हैं जो पीजी आ रहा है वो आपका अक्स है, वो आपका मिरर है, आपको दिखा रहा है कि एक्चुअल में वापस अंदर है क्या, आपके अंदर कमी। तो ये हर समय हमें अपना आप को देखना है, और वो हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में पीजी ये दिखाते हैं हमारे के अंदर हमारे क्या कमी है क्या नहीं। क्योंकि हम जो भी उनको बोलते हैं कि आप ये टैबलेट अप्लाई करिए, तो पहले हमसे कहा जाता है क्या आपने करी, क्या आपने बुक पढ़ी जो आप उनको रिकमेंड कर रहे हो। और वो अनसक्सेसफुल क्यों होता है केस, क्योंकि हम ही ने पढ़ा नहीं होता, और हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए, तो वो सही से सामने वाला पीछे काम नहीं कर पाता, और हम ये सोचते हैं ये नहीं कर रहा, ये सही से नहीं कर रहा। गलती हमारी होती है, क्योंकि हम ही उसमें भूल चूक कर जाते हैं। तो ये चीज है कि हर समय अभी को अपने आप को देखना, अपने आईएसएम सेंटर पर ही काम करना, कि जो हम जो दूसरे को बोल रहे हैं वो खुद कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ही बहुमूल्य रहा।
और मैं जरूर इसको CSES या किसी बाकी ग्रुप्स में डालूंगी कि सभी के लिए सुनना बड़ा जरूरी रहा। पद्मा जी और मधुनिन और जो यूट्यूब में तो रह रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। रेणु जी विशेष धन्यवाद। स्माइलिंग फेस से जो आप सिखा जाती हैं बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।